नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? एक बार जल्दी से बताइए भाई। लवली मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी कैसे हैं एक बार बताइए। जय भीम भाई सभी बच्चे को। चलिए, जो बच्चे बहुत लेट हो चुके हैं तो जल्दी से आ जाइए। लवली मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, जय बालाजी सरकार, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, चलो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, आप सभी को पता है कि क्या स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने लास्ट कल खत्म कर दिया था बेटा। कौन सा टॉपिक था हमारा लास्ट? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अच्छे से पढ़ा था आप लोगों ने एकदम। कोई भी सवाल रह नहीं सकता अब। ठीक है, अब कोई सवाल रह नहीं सकता। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या था? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। ठीक है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा। विनय जी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। रेलवे के किसी एग्जाम के लिए बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जा रहा है ना कि किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी आ जाओ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबनम जी गुड मॉर्निंग। उज्जवल, उज्जवल, बहुत सारे बच्चे, अब मुझे दिखना बंद हो गया है बिल्कुल भी कि अब आपके कमेंट रुक नहीं रहे। स्टार्टिंग में तो मैं शुरू में समझ आता है, लेकिन जब बहुत स्पीड से चलते हैं ना तो कुछ पता नहीं पड़ता कौन सा बच्चा क्या पूछ रहा है। ठीक है सर, प्लीज रिप्लाई। सदाम अली जी, किस बात का बेटा? पूछो दोबारा से अपना क्वेश्चन। चलो, तो चैप्टर आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग लिखेंगे। चैप्टर आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, लिखिएगा बेटा कौन सा है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इससे आते हैं बेटा हमारे क्लास में। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। ठीक है, तो लिखो बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर का हमारा क्या नाम रहेगा बेटा? चैप्टर का नाम रहेगा हमारा, लिखो, एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर। लिखो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या होगा? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति आज के हमारे टॉपिक का नाम होने वाला है। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिजिक्स और मैथ का दोनों क्लास। ठीक है बेटा, उसको कल से हम थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, कोई ना कोई। ठीक है, आज के लिए आप लोग बस मैनेज कीजिए। कल उसका कोई टाइम देखते हैं किस टाइमिंग पर हमारी क्लास होगी। बेटा केमिस्ट्री की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। कृष्णा उपाध्याय जी, यहीं पर मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ चलो बेटा, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल कर लिए। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वर्क। वर्क का मतलब कार्य। बेटा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या आता है, आज हम वर्क ही वर्क पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी और पावर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? वर्क ही वर्क पढ़ेंगे। शैलेश जी बिल्कुल। अब सुनो बेटा, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। वर्क ही वर्क आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था फोर्स। बेटा ध्यान से सुनना। देखो, जब भी मेरे प्यारे बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया जाएगा? फोर्स। फोर्स का मतलब जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे धक्का लगा दो, ऐसे धक्का लगा दो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एनीथिंग, मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी पर आप धक्का लगा दो, फोर्स लगा दो। तो एक बात बताओ, जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो अपनी जगह से आगे बढ़ जाएगी थोड़ी सी। डिस्प्लेस का मतलब अपनी जगह से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बेटा उसके अंदर? बोलो। उसके अंदर आपका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा उसके अंदर? बेटा देखो, प्रैक्टिस सीट की इतनी जरूरत नहीं है सुदीप जी। जब आपका जरूरत लगेगा मुझे कि करवा देनी चाहिए तब मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको तो हर चैप्टर के बाद मैं खुद प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक बात बताओ, हर चैप्टर के बाद कितना प्रैक्टिस करवाया मैंने? फोर्स को दो दो दिन प्रैक्टिस करवाया बेटा। कल कल करवाया था, परसों भी आपके क्वेश्चन करवाए थे। हर चैप्टर के बाद मैं खुद इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कोई जरूरत नहीं है नोट्स को पढ़ो, जो मैंने प्रैक्टिस करवाया उसको पढ़ो। 2 दिन तक तो प्रैक्टिस ही चलती है एक चैप्टर की। बोलिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाते हैं, एक दिन थ्योरी वाले क्वेश्चन, एक दिन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, तो क्यों इतना परेशान होते हो? ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, क्या कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, बल, तो उसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे चल जाएगा। और इन दोनों का ही मल्टीप्लाई, यानी किस किस का मल्टीप्लाई बेटा? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ही मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग आयशा जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। किस किस चीज का गुणनफल बेटा? फोर्स का गुणा कर दो डिस्प्लेसमेंट के अंदर, विस्थापन के अंदर बल का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बेटा। अमन जी, मिल जाएगा आपका वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है,
अमन विमल। ठीक, अब सुनो मेरी बात। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कार्य तब किया जाएगा बेटा जब दोनों चीजें होंगी, यानी बल भी होगा और विस्थापन भी होगा। अब तुम तो ये भी कह सकते हो, तुम तो ये भी कह सकते हो कि सर अगर विस्थापन ना हुआ तो, जैसे मैं मान लो इसको धक्का तो लगा रहा हूं, मैं इस बोर्ड को धक्का तो दे रहा हूं, दीवार को मैं धक्का तो दे रहा हूं, लेकिन इसमें तो ये तो आगे गई नहीं भाई, ये तो गई नहीं आगे। तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसका मतलब जीरो का किसी में भी गुणा करोगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्क जीरो आ जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब दोनों होना जरूरी है। वर्क के लिए कितनी चीजें होना जरूरी है, दोनों। फोर्स भी लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। फोर्स भी लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी लगना जरूरी है। यहीं से देखना स्टार्ट कर दो सनी प्रियदर्शी। यानी वर्क की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो क्या हो जाएगा, वर्क के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है। क्योंकि बेटा आप सभी को पता है कि अगर गुणा में एक भी अगर जीरो हो गया तो पूरे को जीरो बना देगा। यानी या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, दोनों का आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर है, यानी दोनों लगना जरूरी है, फोर्स भी लगना जरूरी है और वो आगे जाना भी जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट, उसमें विस्थापन भी होना जरूरी है। इसीलिए बेटा वर्क तभी होता है, लिखो, वर्क इज सैड टू बी डन, सैड टू बी डन when force is applied on the object, force is applied on the object, applied on the object, when force is applied on the object and it moves some displacement, it move some displacement। याद रखेंगे बेटा, वो कुछ दूरी तक जानी चाहिए ही चाहिए, तभी वर्क होगा, अगर अदरवाइज वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे बेटा, लिखो। हाँ बिल्कुल, उर्दू में बच्चे नाम लिख रहे हैं, सबनम जी ने कुछ उर्दू में लिख के भेजा हुआ है। तो चलो, अब हम तो जानते नहीं, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो कार्य तब किया जाता है बेटा, लिखो, कार्य तब किया जाता है जब जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए तथा तथा वह कुछ दूरी तक विस्थापित हो, तथा वह कुछ दूरी तक विस्थापित हो। यानी थोड़ा सा दूर जाना जरूरी है, नहीं जाएगा ना तो फिर बेटा वो नहीं जाएगा, तो फिर उसका मतलब वर्क जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो हुआ तो जीरो। सनी जी कह रहे हैं हाउ आर यू, हाय, मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। भाई नीरज कह रहे हैं, चलिए नीरज बेटा थोड़ी सी तबीयत ठीक है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे आपकी दुआ से। ठीक है, अंजति सक्सेना जी, तो याद रखना कुछ दूरी तक विस्थापित हो, यानी वो कुछ दूरी तक आगे जाना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा वर्क होगा, बल भी लगे और कुछ दूरी तक विस्थापित भी हो। ठीक है बेटा, चलिए। धन्यवाद रागनी मंडल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, रागनी। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो कितने बच्चों को बेटा एक बार हाथ खड़े करके ऐसे ऐसे हाथ खड़े करते थे ना क्लास में, जब आप पढ़ते थे, बच्चे थे छोटे छोटे, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे तो ऐसे हाथ खड़े करते थे। इसके अलावा और कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आदित्य जी? अंजलि, मैं आपका समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो एक बार बताओ हाथ खड़े करके, किस किस को ये परिभाषा समझ में आई बेटा? ठीक है, किस किस को ये डेफिनेशन समझ में आई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ किस किस को ये समझ में आया। यानी वर्क तब होगा, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। तो सुनो कि वर्क तब किया जाता है जब बल लगाया जाए और विस्थापन भी हो, ये मैंने अब तक आपको पढ़ाया। लेकिन बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलिएगा? इसका फॉर्मूला बन गया वर्क का, अगर मैं आपसे पूछूं कार्य का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा फोर्स, यानी बल, गुणा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। आंसर क्या आ जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन जो होता है वो क्या होता है बेटा? कार्य का सूत्र होता है। क्या? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका होता है। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल निकल जाएगा, चिंता मत करो प्राइमरी स्कूल का बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो बेटा, यानी शॉर्टकट में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, W बराबर एफ एस, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन जो होता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। विस्थापन को एस से दर्शाया जाता है और बल को एफ से दर्शाया जाता है। ठीक, क्लियर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। ठीक है, आपको बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं नंबर, तो बेटा लास्ट में आप लोग लिख लेना इस मैसेज पर, जिसको ऐड अभी नहीं किया गया है तो आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो W बराबर क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों चीजें होना आपका जरूरी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से कमेंट करके बताना, देखता हूं कौन का कमेंट सबसे पहले आएगा। इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय इकाई। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, कार्य को मापने की, वर्क को मापने की क्या है बेटा, इंटरनेशनल यूनिट। तो याद रखना बेटा, ये होती है आपकी जूल। क्या होती है, जूल। या फिर बेटा एक और होती है, देखो बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन। क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, और विस्थापन का होता है मीटर। तो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। दूसरा यूनिट आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर दूसरा आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेटा हो जाएगा आपका एएलपी सुरेंद्र जी, याद रखेंगे। तो दो यूनिट याद रखने, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कार्य के कितने मात्रक याद रखने, दो। एक तो जूल नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था तो वर्क आ गया, वर्क का यूनिट जूल, और दूसरा क्या हो गया बेटा, जल्दी से बताओ, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन और विस्थापन यानी जो जितना दूर गया वो मीटर में ही लेना है आपको। ठीक है, अच्छा, लेकिन बेटा कभी कभी ये ना पूछकर आपसे बेटा क्या पूछेगा पेपर में कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। आपको क्या पूछेगा बेटा पेपर में कभी कभी कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। अब तुम सोचोगे सर सीजीएस वीजीएस क्या हो गया ये, बेटा एक्चुअल में ना जो एसआई पद्धति है, ये जो एसआई सिस्टम जो है, एसआई यूनिट, ये कब बनी, ये 1960 में, 1960 में बनी थी। लेकिन इससे पहले एक सिस्टम चला करता था, यानी चीजों को मापने का, चीजों को मेजर करने का एक एक पद्धति होती थी जिसे कहते थे सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम कहते थे। तो अगर मैं पूछूं कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, जैसे मैंने बल का भी बताया था, बल का बताया था डाइन, वैसे तो फोर्स का क्या होता था, न्यूटन, लेकिन फोर्स का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक मैंने क्या बताया था, डाइन। वैसे ही बल का, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखना बेटा अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग, ERG, हिंदी में अर्ग इसे कहते हैं। ठीक है बेटा, यहीं से शुरू करो रूपम मिश्रा जी, आप लोग यहीं से शुरू करो बेटा, याद रखेंगे। तो जैसे ये जो एसआई सिस्टम है ना, एसआई यूनिट, ये तो 1960 में बनी थी, लेकिन इससे पहले एक और पद्धति चला करती थी बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजति सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एक 1960 में ये बना, 1960 में ये बना, लेकिन इससे पहले एक सिस्टम और चला करता था, सब लोग उसी को मानते थे ज्यादातर। तो कौन सा सिस्टम था बेटा, सीजीएस पद्धति। क्या है सीजीएस पद्धति में, इसका मात्रक क्या होता है, वर्क को जूल नहीं कहते, न्यूटन मीटर नहीं कहते, क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, ERG। ठीक है, ERG कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इनमें बड़ा कौन सा है, अर्ग बड़ा होता है कि जूल, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अर्ग बड़ा होता है कि जूल बड़ा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। ठीक है, अर्ग बड़ा होता है कि जूल बड़ा होता है, तो लिख लो अपनी कॉपी में, बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट जतिन जी, चिंता मत करो, लिखो। अर्ग जो है वो छोटा होता है जूल से, और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये लिख लो कि एक जूल बराबर क्या होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। डायमेंशन क्या होता है बेटा, ml/t-2 होता है, लेकिन उसको याद करने की इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, तो वहां पर ना बेटा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पर निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ आप चमक रहे हो, अच्छा आप नहीं चमक रहे। ठीक है, एक जूल बराबर क्या होगा, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, अगली बात बेटा हमारी कि वर्क जो होता है ना, कार्य, वर्क जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी, बल जो होता था एक सदिश राशि होता था। बेटा अदिश और सदिश के बीच का अंतर जानते हो, अदिश जो होती हैं उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, लेकिन जो सदिश राशि होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे बल होता था तो उसमें एक दिशा होती थी, जिधर बल लगाओगे तो उसकी एक डायरेक्शन होती है बेटा। निहार का जी बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है, प्राइमरी टीचर का।
टेस्ट, ठीक है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखो कार्य एक अदिश राशि होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है। लेकिन बल क्या होता था बेटा? फोर्स सदिश राशि। सदिश किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। लेकिन अदिश किसे कहते हैं बेटा? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अभी तक नहीं आया हेल्प, चलो बेटा बिल्कुल दुलारे बाबूजी आ जाएगा, चिंता मत करो बेटा। चलो अब सुनो, तो स्केलर किसे कहते हैं? जिसमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता बेटा उसके अंदर? बोलो, नो डायरेक्शन नहीं होता, यानी कोई दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती है? कोई दिशा नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है बेटा? परिमाण होता है। तो जिसमें परिमाण तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? स्केलर। जैसे जब तुम कार्य बताओगे, किसी भी चीज को कार्य बताओगे, ठीक है, बिल्कुल, हाँ राखी जी बिल्कुल सफिशियंट है। अगर आप बताओगे कि भाई मैंने इतना काम किया, तो ऐसे ही तो बोलोगे बेटा, मैंने 10 जूल काम किया, मैंने 50 जूल काम किया, मैंने 100 जूल काम किया, ठीक है, ऐसे ही तो आप लोग बोलोगे। धन्यवाद ऐसा रानी जी। चलो बेटा, आप ऐसे ही तो बोलोगे कि सर मैंने 50 जूल काम किया, मैंने 100 जूल काम किया। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भैया मैंने 100 जूल काम किया ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने ऐसे 50 जूल काम किया वेस्ट डायरेक्शन, यानी आप डायरेक्शन नहीं बताओगे बेटा। ये एमकेएस सिस्टम ना आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे बेटा, जो सीजीएस सिस्टम है जो मैंने बताया, एमकेएस एक चैप्टर आएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, तब वहां पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप जब कार्य बताओगे तो दिशा नहीं बताओगे, उसकी वैल्यू बताओगे कि 100 जूल, 50 जूल, 30 जूल, इस तरीके से आप बताओगे। यानी ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? स्केलर। जैसे टाइम जब बताते हैं तो क्या डायरेक्शन बताते हैं? समय बताते वक्त नहीं, टाइम बताते तो ऐसे कहते हैं 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, है ना, यानी परिमाण बताया, डायरेक्शन नहीं। मैं यूं थोड़ी कहूंगा कि मेरी घड़ी में 12 बज गए, ठीक है ना, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल हुआ था कल, ठीक है। चलो कल वेक्टर क्वांटिटी था, हाँ कल वेक्टर क्वांटिटी था। कौन सा? फोर्स जो था वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी था। बल, क्योंकि बल जब लगेगा ना, तो बल तो एक दिशा में लगेगा ना, कहीं पे ऐसे बल लगाओगे आप लोग तो वो डायरेक्शन में लगेगा, दिशा में लगेगा, ठीक है बेटा। धक्का लगाओ या किसी को पकड़ के खींचो तो वो डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। सर बट डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर नहीं बेटा, वो डिवाइड में मैंने बताया था कि भाग डिवाइड में अगर एक भी वेक्टर हो जाए तो आंसर वेक्टर आता है, मल्टीप्लाई में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यस ठीक है, चलो चले आगे बेटा। अब हमने एक चीज और बात पढ़नी है। देखो बेटा आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, W बराबर क्या होता है? एफ एस। वर्क का आपने क्या पढ़ लिया? W बराबर होता है फॉर्मूला एफ एस। एफ का मतलब बल और फोर्स, फोर्स जिसे कहते हैं, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यानी दो चीजों का गुणा है, बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई कितना आगे गया और कितना आपने लगाया, ठीक है बच्चा। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होगा कि आपने ना फोर्स किधर कहीं और लगाया और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है बल तो इधर लगाया, फोर्स इधर लगाया, बल, और बेटा विस्थापन इधर हो गया। विस्थापन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, यानी कि विस्थापन इधर हो गया। याद रखेंगे, अगर आपने बल इधर लगाया और विस्थापन इधर हो गया, कहीं पर हो गया, मान लो कुछ एंगल बन गया। पूजा जी कह रही हैं सर आपके येलो शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा तुम बहुत तारीफ करते हो ना, बहुत तारीफ करते हो बेटा तुम। सुनो, तो फोर्स जो है इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, यानी विस्थापन, जिसे एस कहते हैं बेटा, और एफ कहते हैं। यानी अगर मान लो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो जाए बेटा, ठीक है, कुछ कोण, मतलब जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, बल इधर है, विस्थापन इधर, तो इनके बीच में क्या बन गया है? एंगल बन गया है, यानी मान लो थीटा एंगल बन गया कुछ। तो उस टाइम पर बेटा ये वाला नहीं लगाना है आपको सूत्र, फिर ये नहीं लगाना, फिर मैं जो अब बता रहा हूं वो लगाना है, ठीक है। फिर जो अब बता रहा हूं मैं वो लगाना है। क्या आएगा बेटा? W बराबर, अलका जी बहुत देर हो गई क्लास स्टार्ट हुए लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ाया, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कौन सा सूत्र लगाना है? वो नहीं लगाना। हाँ बिल्कुल रविकांत, ऑल एग्जाम के लिए ये नहीं लगाना है। अगर एंगल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, यानी एफ भी दिया है, एस भी दिया है और थीटा भी दिया है, एंगल भी दिया है बल और विस्थापन के बीच का, तो बच्चा याद, मैग्नीट्यूड कहते हैं, बनवारी लाल जी मैग्नीट्यूड कहते हैं वैल्यू को, जैसे 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, तो ये मैग्नीट्यूड, यानी साइंस में वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है, मात्रा को परिमाण कहते हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा, तो यहां पर आपको ये सूत्र लगाना है। क्या? जब थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा?
एंगल बिटवीन एफ एंड एस, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण। क्या होता है थीटा बेटा? बल और विस्थापन के बीच का कोण। विस्थापन के बीच का कोण जो होता है वो क्या होता है आपका? थीटा होता है। ठीक है, तो जब थीटा दिया गया हो तो ये वाला सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, आपको ना, अब तुम कहोगे सर मैथ पढ़ा रहे हो क्या कॉस थीटा आ गया? नहीं नहीं बेटा, मैथ नहीं, आपको साइंस में भी थोड़ा सा याद रखना है बच्चा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कॉस जीरो की वैल्यू मैं आपसे पूछूं कितना होता है, ये मेरी तरफ से याद कर लेना, मेरे वास्ते, तेरे वास्ते, कोई तो किसी के वास्ते चांद से, हाँ चांद फलक से चांद तारे तोड़ लाया, तुम मेरे वास्ते कॉस थीटा की वैल्यू याद नहीं रख सकते हो? कोई तो किसी के लिए कुछ भी कर देता है, तुम मेरे लिए कॉस थीटा की वैल्यू याद नहीं रख सकते? तो बेटा याद रखना, कॉस जीरो अगर है तो 1, कॉस अगर 30 डिग्री है तो याद रखना √3/2 इसका आंसर आएगा, और कॉस अगर 45 डिग्री है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/√2, और अगर कॉस 60 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा? 1/2, और कॉस 90 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा? 0। और एक और याद रखना बेटा, कॉस 180 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा? -1। ये मेरे वास्ते कुछ वैल्यू आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ, ये आपके 2-3 स्लाइड पढ़ाए हुए हैं बेटा, अभी बस ये पढ़ाया है, पहले फोर्स का डेफिनेशन पढ़ाया है, क्या होता है बल, उसके बाद बल के सूत्र पढ़ाए हैं। बल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बल की यूनिट पढ़ाई है, जूल न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क का फॉर्मूला 2, एक W बराबर एफ एस, और अगर कोण भी दिया है, एफ और एस के साथ साथ एंगल भी दिया है बेटा। ठीक है, क्लास का टाइमिंग जितेंद्र जी आपका होता है डेली 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका बेटा क्लास चलता है। ठीक है सचिन कुमार, याद रखेंगे। चलो, हाँ वैल्यू पहले लिखा दिया था ना, तो बेटा ये वैल्यू भी आपको याद रखना है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की इतनी होती है, 45 की इतनी होती है, 60 की इतनी होती है, 90 कितनी होती है, और 180 कितनी होती है, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है बच्चों, बताओ दुलारे बाबू, कोई जरूरत तो नहीं है? ठीक है, याद कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से पक्का याद कर लो। अब मैं आपको आपके सामने एक क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे, फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं, टाइप ऑफ वर्क पढ़ेंगे, कार्य के प्रकार। ठीक है, हाँ बिल्कुल कृष्णा मीना जी, कृष्णा मीना जी केमिस्ट्री, ऋषभ कुमार केमिस्ट्री जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी इस वीक में, आपकी क्लास मैं ही पढ़ाऊंगा, अभी तक केमिस्ट्री का कोई क्लास नहीं हुआ है। तो बेटा लिखो, एक सवाल लिखो, क्वेश्चन देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट मूव। देखो आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इट मूव 100 सेंटीमीटर विद एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट वर्क डन, कार्य आपको निकालना है। तो लिखो बेटा, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे इसको। लिखो, एक वस्तु पर 200 न्यूटन बल लगाया जाता है, 200 न्यूटन बल लगाया जाता है तथा वह 30 डिग्री के कोण से 30 डिग्री के कोण से कितना चली जाती है बेटा? 100 सेंटीमीटर विस्थापित होती है। तो कार्य बताओ बेटा। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? कार्य बताना है। हाथ भी दुख गया लिखते लिखते। ठीक है सर, आप खुश लग रहे हैं, अच्छा तो मतलब खुश नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा सही आंसर इसका? तो आपको वर्क बताना है बेटा, कितना आएगा। ठीक है, वर्क आपको बताना है। तो देखो बच्चा, आपको ना देखो इस क्वेश्चन में थीटा भी दिया है। क्या दिया है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? थीटा। तो इसका मतलब वही फॉर्मूला लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा।
और बता, हाँ सर। बताओ बेटा, तो क्या होगा, कार्य आपको बताना है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखो W बराबर क्या लगाना है आपको, एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला लगाना होगा बेटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगाना होगा, ठीक है। अब F आपको कितना दिया है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, F दिया है 100 न्यूटन। अब बच्चे गलती यही कर देते हैं बहुत ज्यादा, पता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो दिया गया है वो कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा पहले इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर, ठीक है। यानी मीटर जो है ना, मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा बच्चों याद रखना आपका सेंटीमीटर में कभी नहीं लेना है, किस में लेना है, मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1 मीटर, ये तो आप जानते ही हो। अब आंसर आ गया, हो गया खत्म। यानी एस की जगह कितना रखना है, 1 मीटर। कॉस थीटा यानी 30 डिग्री, कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू अभी मैंने बताया था कितना होता है, √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2। 2 से ये कट जाएगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा 2 से 50√3। सबका एकदम गलत आंसर है, सबका एकदम। अच्छा 200 न्यूटन है ना, हाँ सॉरी सॉरी बेटा, तो आ जाएगा आंसर 100√3। कितना आ जाएगा, 100√3 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही, 100√3। ठीक है बेटा, 100√3 इज द राइट आंसर। सब बच्चे जितने भी दे रहे हैं, तो 100√3 बिल्कुल सही जवाब होगा। और बेटा पीछे क्या लगेगा, यूनिट जूल, क्योंकि कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, जूल। एफ जो है बेटा वो 200 न्यूटन है, बल जो है 100 नहीं 200 है, विस्थापन 100 सेंटीमीटर था, तो पहले सेंटीमीटर को किस में बदल लेना है, मीटर। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, सबका सही है ना। 200 न्यूटन है तो 200 मैंने आपको रख दिया यहां पर, 2 से काट दिया, 100 बार कट जाएगा। चले बेटा, अब हम इससे क्वेश्चन तो हम इतने करने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तुम सोच भी नहीं सकते इतने क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे अजहर जी चैप्टर का नंबरिंग। अब बताओ बेटा, तो अब हम चलते हैं, लिखो बेटा टाइप ऑफ वर्क। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। तो लिखो टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। क्या लिखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ वर्क हेडिंग डाल लीजिए, कार्य के प्रकार कितने होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क 3 होते हैं। कार्य के कितने प्रकार हम पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिखो बेटा, एक और करवाओ प्लीज। नहीं बेटा संजू, अब तो ये आसान लग रहा है तुमको, अब तो तुम कर ही दोगे, लेकिन चैप्टर को लास्ट होने दो। इतना करवाऊंगा कि आप लोग ये सोचोगे सर अब मत करवाओ ना प्लीज, थक गए क्वेश्चन करते करते, और मजे आएंगे। इतना क्वेश्चन करवाते ना, क्वेश्चन करने में सच में मजा आता है, अगर हमें आता है तो। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा एक और दे दें, तो एक और दे दें, एक और दे दें, मजा आता रहेगा तुम लोगों को। नहीं बेटा, चैप्टर पहले थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक दिन पूरा न्यूमेरिकल का होगा। ठीक है, आप दिख रहे हो स्क्रीन पर, अच्छा जी, अच्छा जी रूपम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्क। पहला हमारा होगा बेटा, लिखो पॉजिटिव वर्क। पहला हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क होगा। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लो अपनी कॉपी को। दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, लाइन ही टेढ़ी खिंच गई हमसे, तो भाई लाइन ही हमसे क्या खिंच गई, टेढ़ी खिंच गई। चलो, अब तो नहीं होगी टेढ़ी, चलिए। ठीक है, चलो तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 3 टाइप के वर्क पढ़ेंगे बच्चे, 3 टाइप के वर्क। पहला होगा पॉजिटिव वर्क, दूसरा क्या होगा बेटा हमारा, नेगेटिव वर्क। दूसरा क्या होगा हमारा, नेगेटिव वर्क, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, ऋणात्मक कार्य। क्या कहेंगे बोलिएगा, ऋणात्मक कार्य, जिसे कहेंगे नेगेटिव वर्क। और तीसरा जो हमारा आएगा बेटा, उसे हम क्या कहेंगे बोलिएगा, जीरो वर्क। क्या कहेंगे बोलिएगा, इसे जीरो वर्क कहेंगे। जीरो वर्क का मतलब है इसको शून्य कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य कार्य। पॉजिटिव को क्या कहेंगे बेटा, धनात्मक कार्य। क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव वर्क को क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य कहेंगे। नेगेटिव को ऋणात्मक कार्य कहेंगे। और आपका तीसरा क्या होगा, शून्य कार्य हमारा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे बहुत बार प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल देखा करेंगे आयशा जी आपको भी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। चलो, अब सुनो बेटा, याद रखेंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को। पॉजिटिव क्या होता है सबसे पहले देखो। पॉजिटिव वर्क मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, वर्क कब होता था बेटा? जब आपने काम किया, यानी फोर्स लगाया, जब आपने धक्का लगाया और वो जो ऑब्जेक्ट जिस पर धक्का लगाया वो कुछ दूरी तक जाना चाहिए, तभी वर्क होता था। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, यानी वर्क होता था कार्य जब आपने फोर्स लगाया और वो आगे तक गया। कौन? जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु जिस पर आपने लगाया। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएं, समान दिशा, यानी जिधर आपने लगाया बल उधर ही वो चलने लग जाए, जिधर आपने लगाया फोर्स उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो ऐसे टाइम पर जो आपने वर्क किया है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव वर्क है। यानी कि लिखो, व्हेन, जब दोनों समान दिशा में हो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लिखो बेटा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when force and displacement are in same direction, क्या होगा? are in same direction, यानी जब बल और विस्थापन कैसे हो जाए बेटा? लिखो, जब बल और विस्थापन, बल और विस्थापन समान दिशा में हो। कैसे हो बेटा? बल और विस्थापन समान दिशा, सेम डायरेक्शन, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट। बेटा आपको दिए जाएंगे पूजा कुमारी जी, अभी नहीं दिए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलो लिखो बेटा, जब बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं, समान दिशा में होते हैं, तो ऐसा जो वर्क होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। जैसे मानो इधर आपने फोर्स लगाया, बल, और विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, दर्शाते थे? एस से। विस्थापन को एस से करते थे और बल को किससे करते थे? एफ। तो एक बात बताओ बेटा, जब ये दोनों समान डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इस टाइम पर इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? कौन बच्चा बताएगा कमेंट करके कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, बताओ बेटा जल्दी से बताओ, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का कोण कितना होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सलोनी चौधरी जी, सलोनी चौधरी, ठीक है, बताओ बताओ बेटा जल्दी से। कौन, जब कोई चीज समान दिशा में जा रही है, जैसे मैं भी इधर जा रहा हूं और मेरी वो भी इधर जा रही है, मतलब मेरी मम्मी भी इधर जा रही है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, एक लाइन पर हम दोनों चल रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हम दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा बाबू, कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। बोलो कितना बनेगा? 0। अब बहुत सारे बच्चे तो 180 कह रहे होंगे, अखिलेश कह रहे हैं जैसे, अरे पगलो 180 तब बनता है जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी एक इधर जाए एक इधर जाए, ठीक है, एक इधर जाए एक इधर जाए, तब होता है 180। अपोजिट, विपरीत दिशा में कोण 180 होता है पगलो। समान दिशा में कोण कितना होता है? 0 डिग्री। तो मैंने यहां लिख दिया 0 डिग्री। तो पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल कितना होगा? बोलो 0। पॉजिटिव वर्क के लिए, धनात्मक कार्य के लिए कोण कितना होगा? बोलो 0। 180 जो कह रहे हैं ना पिटोगे, और कुछ तो 90 कह रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में होगा 90। एक दिशा में जा रहे हैं 90 डिग्री, ये होता है ऐसे, ये एंगल 90 है। समान दिशा में जा रहे हैं आगे पीछे, तो इसका मतलब एंगल नहीं, 0 डिग्री एंगल होगा। बात समझ पाए? बात समझ पाए? याद रखेंगे एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझ पाए? चलो तो बेटा अब देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या था? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या था बेटा वर्क का फॉर्मूला? एफ एस कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल चलना, आप भी चलना मेरे साथ, ठीक है। तो W बराबर क्या है? बोलो एफ एस कॉस थीटा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, W बराबर एफ एस, अब कॉस 0, थीटा की जगह क्या पुट कर दो बेटा? 0। गुड मॉर्निंग कमला नागर जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे सक्सेना जी, इसी से क्वेश्चन आएंगे। सुनो क्या कह रहा हूं, अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट कर दूं तो बाबू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं होती? अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट कर दूं तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, और जब कॉस 0 1 हो गया तो आंसर क्या आ गया? W बराबर एफ एस। लो खत्म, लो खत्म हो गया काम। तो क्या आपको बेटा कहीं पर यहां माइनस दिख रहा है? कहीं पर भी यहां आपको माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्या है? प्लस है। तो इसका मतलब ये कैसा वर्क है? पॉजिटिव। आ गया ना वही फॉर्मूला W बराबर एफ एस? आ गया ना वही फॉर्मूला W बराबर एफ एस? बोलो बोलो, आ गया ना वही फॉर्मूला? थीटा बराबर क्या पुट कर दो? 0, ठीक है, और जब कॉस 0 होता है तो कॉस 0 की मान कितनी होती है? 1। तो एफ एस गुणा 1 का तो किसी में गुणा करो वही आ जाता है,
क्लियर? तो वही फॉर्मूला हमारा आ गया जो पॉजिटिव वर्क का है। लेकिन बच्चों नेगेटिव, अब एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, एग्जाम्पल इन तीनों के एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले इनकी परिभाषा डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक? अब सुनो, नेगेटिव वर्क क्या होगा? जब दोनों अपोजिट हो जाएं। यहां तो सेम डायरेक्शन था, यहां तो बल और विस्थापन का, ठीक है सर, तो रिजल्ट वही आया, हाँ बिल्कुल रिजल्ट वही आ गया ना आपका। सुनो बच्चा, यहां पर सेम डायरेक्शन था पॉजिटिव वर्क में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव जो वर्क है वहां पर होगा अपोजिट डायरेक्शन। यानी बल और विस्थापन कार्य होने के लिए दो ही चीज चाहिए। वर्क के लिए कितनी चीजें चाहिए? दो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन। तो बेटा याद रखना कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। यानी लिख लो, व्हेन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, force and displacement are in, when force and displacement are in opposite direction। कैसे हो जाएंगे बेटा? विपरीत दिशा में। अब कब होंगे, कैसे होंगे, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? प्रदीप जी कोई सी एक क्लास ले लो बेटा, उसको बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड तो आपके पास रहेगा ही, कोई सी भी जो आपका मन कर रहा है वो क्लास ले लीजिए अभी, ठीक है? चलो याद रखेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी जब दोनों कैसे हो जाएं बेटा? विपरीत दिशा में हो जाएं। तो लिखो, जब जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो ऐसा जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव वर्क कहते हैं। उसको ऋणात्मक कार्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक इधर लग रहा है, एक मान लो फोर्स तो इधर लग रहा है बल, और विस्थापन इधर हो जाए, यानी विस्थापन इधर हो जाए, बल इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो गए कि नहीं हो गए बेटा? बोलो, ठीक है? बताओ, याद रखेंगे ऐसा जी? चलो, एफ इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, एस इधर लग रहा है, विस्थापन, तो दोनों के बीच में अब कितना एंगल बनेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो एंगल कितना बनेगा? बोलो, थीटा इक्वल टू कितना बनेगा? 180 डिग्री। कोण कितना बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है? और जब आपको पता है बाबू कि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, वर्क का एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। सबके एग्जाम्पल दूंगा, फिक्र मत करो, अभी एग्जाम्पल मत करो, सबके दूंगा, पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी, और जीरो पर समझ तो लो बेटा, ठीक है? अब सुनो, याद रखेंगे सुजीत, कॉस थीटा बेटा, तो क्या आएगा? W बराबर एफ एस। अब मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? देखो, कॉस 180 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? -1। तो जब कॉस 180 पुट कर दूंगा यहाँ थीटा की जगह 180, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा कि नहीं आएगा बेटा? -1। तो आंसर कितना आएगा? W बराबर माइनस एफ एस, क्योंकि माइनस आगे लग जाएगा बेटा गुणा में। तो याद रखेंगे। अब तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा? देखो, यहां तो प्लस था, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो प्लस होता है, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है? माइनस। तो इसका मतलब ये कैसा वर्क है बेटा? आपका नेगेटिव वर्क है, ऋणात्मक कार्य है। क्लियर है? समझ पाए सभी लोग? चलो, अब इसके एग्जाम्पल हम आपको देंगे, लेकिन बच्चों अभी आते हैं हम किसके ऊपर? जीरो वर्क के ऊपर, शून्य कार्य के ऊपर, ठीक है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा चलो बेटा, अब हम पढ़ते हैं क्या हमारा जीरो वर्क। अच्छा बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? वर्क का, कार्य का सूत्र क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। यानी ये तीन चीजों का मल्टीप्लाई है। कितनी चीजों का मल्टीप्लाई है? तीन। एफ का, एस का और कॉस थीटा। तीन चीज है इसके अंदर, एफ एस कॉस थीटा, तीन चीज का मल्टीप्लाई, यही है ना? तीन चीज का मल्टीप्लाई। तो अगर एक बात बताओ यार, कि अगर इन तीनों में से कोई एक जीरो हो जाए,
तो आंसर जीरो नहीं आने का। यानी गुणा में चाहे कितनी भी चीजें हैं, 10 लाख चीजें हैं, 10 लाख चीजों का गुणा हो रहा है, अगर उनमें से एक भी जीरो हो गया तो सबको जीरो बना देगा बेटा। मल्टीप्लाई में सब कुछ जीरो आ जाता है। ठीक है, यानी इसमें तीन चीज है, एफ है, एस है, कॉस थीटा है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं इफ एफ बराबर जीरो, यानी बल जीरो हो जाए तो चाहे कितना भी हो, बाकी सब कितना भी हो, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो। आंसर आ जाएगा डब्लू। आंसर मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ पाए, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ का मतलब यदि, अगर एफ तो तुम लगा रहे हो, जैसे दीवार में मैं धक्का तो लगाए जा रहा हूं, बहुत जोर से दीवार में धक्का लगा रहा हूं, लेकिन दीवार जा नहीं रही। दीवार जो है वो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, विस्थापन हो ही नहीं रहा। राकेश जी धन्यवाद। यानी धक्का तो लगा रहा हूं, फोर्स तो खूब लगा रहा हूं, लेकिन वो आगे नहीं जा रही, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, विस्थापन ही नहीं हो रहा। तो बेटा यदि एस बराबर जीरो हो जाए तो मेरा वर्क फिर से क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि खूब लगा लो तुम फोर्स, अगर वो नहीं जा रही तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बाबू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, बिल्कुल थीटा 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब यह है कि हाँ कुछ भी वर्क नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया बेटा। ठीक है, याद रखना थीटा 90 हो जाए, यानी ऐसा कोई काम कर दो कि बल तो लग रहा है इधर, बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो थीटा 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों कंडीशन में बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। तो अगर थीटा बराबर 90 है तब भी वर्क क्या हो जाएगा आपका, जीरो। क्यों, क्योंकि बेटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है विवेक जी समझ पाए बेटा। चलो अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कि अगर थीटा 90 हो जाए तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, तो बेटा हाँ, वाई ओनली कॉस थीटा, बेटा ये बहुत बड़ी कहानी है कि कॉस थीटा क्यों आया इसके उसमें, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है और 11th क्लास में जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। तो वो कहानी समझो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, एफ एस कॉस थीटा। ये बहुत बड़ी कहानी है 11वीं क्लास की कि एफ और एस के बीच में डॉट लगता है, डॉट को जब हटाते हैं तो क्रॉस क्या लगता है आपका, एफ एस कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है पपन शर्मा जी, चलो याद रखेंगे भैया। तो थीटा बराबर 90 तो डब्लू बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि इसके एग्जाम्पल की अगर मैं, अच्छा एक बात सुनो बाबू, ओ बाबू किसके बाबू हो तुम, पहले बताना एक बार। ठीक है, चलो अब मैं इसके ना एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात तुमको समझा रहा हूं बाबू। क्या समझा रहा हूं, छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा एक बात बताओ यार, चुपके से पूछो, किसी को बताना मत यार। एक बात बताओ कि कॉस जीरो है भी प्लस का आ रहा है आंसर, 30 पे भी तो प्लस का आ रहा है, 30 पे भी तो प्लस का आ रहा है, 45 पे भी तो प्लस का आ रहा है, 60 पे भी प्लस का आ रहा है। यानी 90 से छोटे जितने भी हैं, 90 से छोटे जितने भी हैं, उन पर जो आंसर है वो कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। आंसर जो है उन पर कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे उन 90 से छोटे जितने भी काम होंगे, यानी अगर थीटा 0 डिग्री पुट कर दूं तब भी आंसर प्लस का ही आएगा। ये अगर मैं 30 डिग्री पुट कर देता तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता, तब क्या माइनस का आ जाता, नहीं आता। कॉस 60 डिग्री यहां पुट कर देता तब भी तो आंसर बेटा 1/2 आता, तब भी आंसर क्या आता, 1/2 होता। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि थीटा अगर 90 से छोटा है, थीटा अगर 90 से छोटा है तो बेटा इसका मतलब वर्क पॉजिटिव ही आना है। कहीं सोचो कि जीरो पे ही पॉजिटिव आएगा, ना ना, ऐसा ना है भैया, ऐसा ना है बिल्कुल बेटा। पता है क्या है, देखो थीटा 0 डिग्री है तब प्लस का आ रहा है एक, अगर थीटा 30 डिग्री रख दें तो कॉस 30 की मान √3/2 तब भी तो माइनस कहाँ आ गया। अगर 60 डिग्री पुट कर दो तब भी तो 1/2 आएगा, माइनस कहाँ आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे, यानी अगर तुमको समझाऊं ना मैं कि थीटा जो होगा पॉजिटिव वर्क के लिए लिख लो क्या होगा, किससे छोटा होगा बेटा, किससे छोटा होगा, जीरो से तो बड़ा होगा, या फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जीरो पे भी जीरो प्लस आ रहा है, लेकिन किससे छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। ये ऐसी इंपॉर्टेंट बात है
कि पेपर में छपेगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, छपेगी बेटा पेपर में। कुली वाला सवाल करवाऊंगा बेटा, खिमा जी अभी करवाऊंगा। तो बेटा लिख लो, ये वाली बात ना इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा जाता है कि पॉजिटिव वर्क के लिए कितना कोण होना चाहिए। तो या तो 0 डिग्री हो जाए, या 30 हो जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए, लेकिन 90 ना हो, 90 से छोटा, या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। लेकिन नेगेटिव के लिए अगर मैं पूछूं थीटा कितना होगा, तो भाई 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 में तो क्या हो जाता है 0, 90 में 0। इसका मतलब थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या हो जाएगा, छोटा, लेकिन बराबर भी हो। तो बेटा आवाज आ रही है अब बताइए, आवाज आई आपको? बताइए एक बार कमेंट करके। ठीक है, सेल वीक हो गए तो इस वजह से। वॉइस आ रही है बेटा? अच्छा सबनम जी, चलिए बताओ बेटा। अजय पाल, दीपक, सभी बच्चे बताइए, आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? तो 90 पे क्या हो जाता है, 0। 90 से छोटा है, 0 से बड़ा या 0 है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है या 180 के बराबर है तो नेगेटिव। ठीक है, आ गई होगी अब तो आवाज भैया। नो वॉइस, नो वॉइस, तुम तो इतना शोर मचाते हो बहुत। ठीक है, इतना शोर मचा देते हो ना, म्यूट हो गया, आवाज चली गई, शोर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, मर गई हम बिल्कुल। पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की, इतना शोर मचा देते हो ना, आवाज गई। नो, एक बच्चा बार बार लिखता है साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, 50 बार लिखा। नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस, नहीं। अब तो आ रहा होगा? नहीं आ रही, नहीं आ रही, झूठ बोल रहे हो। अब तो आ रही है, अब तो आ रही है, झूठ बोल रहे हो। चलो देखो, याद रखेंगे, तुम भी परेशान करते हो ना मेरे को। तो पॉजिटिव वर्क जो है उसके लिए एंगल कितना होगा, 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। बेटा याद रखेंगे, नेगेटिव के लिए 90 से बड़ा, 180 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, अगला क्या है बेटा, 90 बराबर तो 0। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, उदाहरण। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, पुश ए वॉल, यानी एक दीवार को धक्का लगाना। तो जब आपने दीवार को धक्का लगाया तो आपने कैसा काम किया, 0। क्यों? क्योंकि दीवार तो आगे गई नहीं। बोलिए बेटा, आयसा जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? तो याद रखेंगे बच्चे, तो यानी दीवार को धक्का लगाना, दीवार को क्या लगाना, धक्का लगाना, क्या हो जाएगा, दीवार को धक्का लगाना क्या हो जाएगा बेटा, आपका शून्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दीवार में जब धक्का लगाया तो वो गई नहीं आगे। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, याद रखेंगे आप लोग? चलो, संजू कह रही हैं, संजू कह रहे हैं आधे से ज्यादा लड़की आपको देखने आती। अच्छा, मैं तो वो हूं, तुम जानो शाहरुख खान। हाँ, चलो बेटा, अब सुनो ध्यान से, पुश ए वॉल, दीवार को धक्का लगाना। अब जरा सुने, जैसे और दूसरा एग्जांपल में बोलो, होल्डिंग ए बैग, क्या आ जाएगा बेटा, होल्डिंग ए बैग ऑन हेड। यानी अगर मैं सर के ऊपर ऐसे, कुली वाला जो होता है ना, अगर मैं सर के ऊपर ऐसे 5 किलो का सामान रख लूं और सुबह से शाम तक ऐसे खड़ा रहूं और बोलूं, शाम को बोलूं सर थक गया, थक गया, थक गया, तो मैं थका थोड़ी हूं, मैंने काम नहीं किया, एक्चुअली मेरा खाना पीना हजम हो गया। बेटा जैसे 5 किलो 10 किलो का सामान रख लूं और ऐसे खड़ा रहूं पूरे दिन, ऐसे खड़ा रहूं, तो मैं गया तो हुई ही नहीं, मैं डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, मेरा जो विस्थापन है वो तो हुआ ही नहीं, बैग को लेके खड़ा रहा बस, बैग को लेके मैं खड़ा रहा। तो इसका मतलब यानी बैग को सर पे लेके खड़ा रहना। ठीक है, हेड पर मतलब सर पर लेके खड़ा होना। तो ये भी कैसा है बेटा, ये भी कैसा है आपका,
बोलो ये भी कैसा वर्क है आपका, जीरो वर्क। और भी बताऊंगा, कुली वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। चलो अब नेगेटिव वर्क की तरफ आते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे, बेटा ध्यान से सुनना, नेगेटिव वर्क एग्जाम्पल जैसे देखो। हाँ अब सुनो बेटा मेरी बात, जैसे ये मार्कर है बॉल, और इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ऐसे ऊपर फेंका, देखना इस मार्कर को ऊपर फेंका, तो ये जब मार्कर मैंने फेंका तो बेटा ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, यानी इसका विस्थापन जो है ऊपर की तरफ है। क्या कहते हो भाई, एक बात बताओ। हाँ देखो, जैसे इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, ऐसे देखो इस मार्कर को ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया, यानी विस्थापन ऊपर है। लेकिन बेटा अर्थ ने जो इसके ऊपर बल लगाया होगा, पृथ्वी ने जो बल लगाया होगा, ठीक बेटा, थीटा बराबर 90 कैसे होगा वो बताऊंगा, कुली वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मेरे हाथ से ऊपर गया, पृथ्वी इसके ऊपर कहां से खींच रही होगी, नीचे से, ऐसे नीचे से खींच रही होगी बेटा। जैसे ही मैंने इस मार्कर को जैसे ही फेंका, तो जैसे ही ये मेरे हाथ से निकला, अर्थ जो है इसको कहां खींच रही होगी, तुरंत नीचे खींचना स्टार्ट कर रही होगी, ठीक है, तुरंत इसको नीचे खींचना स्टार्ट कर देगी। यानी पृथ्वी, अब दोनों कैसे हो गए, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन, एस ऊपर है एफ नीचे है, तो दोनों कैसे हो गए, अपोजिट, विपरीत दिशा में। तो जो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके द्वारा कैसा काम किया गया, नेगेटिव वर्क, अर्थ ग्रेविटी, यानी अर्थ ग्रेविटी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका बेटा, नेगेटिव वर्क का उदाहरण क्या हो जाएगा, बोलो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, इसके द्वारा कैसा काम किया गया बेटा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कैसा काम किया गया, नेगेटिव वर्क आपका किया गया। क्लियर है, अर्थ ग्रेविटी के द्वारा मैंने ऊपर फेंका तो जा तो रहा है ऊपर ही, 2 मिनट तक, जैसे बॉल बचपन में गांव में खेलते थे ना, बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल 2 मिनट तक ऊपर जा रही है, ऐसे कह रहे हो भाई साहब कितना ऊपर जा रही है बॉल, ऊपर जा रही है लगातार। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से निकली होगी बेटा, वो तो अर्थ तो नीचे खींचेगी ना, अर्थ तो नीचे खींचेगी, तो इसका मतलब दीक्षिता यादव जी क्या होगा, दोनों अपोजिट हो गए, तो अर्थ ने कैसा काम किया, नेगेटिव। लेकिन आपने तो पॉजिटिव ही किया। एक बात बताओ यारो, क्या कहते हो, देखो बेटा, ठीक है, याद रखेंगे बेटा, एक बात बताओ क्या कहते हो, आपने तो पॉजिटिव ही किया, क्यों, आपके द्वारा जो काम किया गया ना उस बॉल के ऊपर, आपने तो पॉजिटिव किया, ठीक है। अब सुनो, जैसे आपने तो पॉजिटिव किया, सर आपको क्रिकेटर होना चाहिए था, कैच अच्छा पकड़ते हो, बेटा कहाँ पकड़ता हूँ, गिर तो गया था मार कर अभी। अब सुनो ध्यान से बेटा, आपने जब इसको फेंका तो ऊपर गया, आपने जब फेंका, ठीक है, आपको ऊपर गया, फेंका तो, ठीक है, ऊपर फेंका तो मैंने तो ऊपर ही फोर्स लगाया था ना यार। एक बात बताओ, मैंने जब इसको फेंका ऊपर की तरफ तो मैंने तो बल ऊपर लगाया, और ये जा भी ऊपर की तरफ रहा है, तो मतलब मेरे द्वारा जो काम किया गया, मेरे रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो मेरे द्वारा काम तो पॉजिटिव किया, मेरे द्वारा काम तो पॉजिटिव किया। लेकिन अर्थ जो लगा रही थी वो नीचे लगा रही थी, तो इसने किया नेगेटिव। यानी मेरे मन की तो हो रही है ना, मैंने ऊपर फेंका था, ऊपर फोर्स लगाया तो ऊपर ही वो जा रहा है, थोड़ी देर के लिए गया ऊपर, तो मैंने तो पॉजिटिव काम किया क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों मेरे हिसाब से। लेकिन अर्थ के हिसाब से वो अपोजिट काम कर रही है क्योंकि उसने अर्थ नीचे फोर्स लगाया बेटा, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। अच्छा एक और एग्जाम्पल समझते हैं बेटा नेगेटिव का। आपने घर्षण बल सुना है, फ्रिक्शन फोर्स किस किसने सुना है, घर्षण बल को किस किसने सुना है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है। तो लिखो, एक और एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसका, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होता है, नेगेटिव। लिखो, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं बेटा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ज़्यादा छोटा नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही कर देता हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि करना पड़ेगा, अगले पेज पे पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों क्यों होता है नेगेटिव बेटा, व्हाट्सएप नंबर क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अनुज जी वहां से ले लेना, ठीक है। अब सुनो, देखो जब मैं ऐसे चलता हूं, भागता हूं, हाँ ऑफलाइन क्लास है सालू सेंगर जी, बिल्कुल बेटा ऑफलाइन है क्या आज आपकी, हाँ बेटा 4 बजे से 6 बजे तक आपकी ऑफलाइन क्लास है आज, ठीक है, आप ऑफलाइन पढ़ते हो क्या। अब सुनो मेरी बात, जैसे मैं ऐसे सामने की तरफ भाग रहा हूँ, तो मैं तो सामने की तरफ ऐसे भाग रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, सामने की तरफ चल रहा हूँ, और सामने की तरफ ही मेरा विस्थापन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। भाई मैं चल भी सामने की तरफ रहा हूँ और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी सामने की तरफ हो रहा है, तो मेरे द्वारा तो दोनों सेम डायरेक्शन में है,
मैं तो पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं खुद के ऊपर, लेकिन एक दुश्मन है। पता है कौन है वो दुश्मन? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल क्या करता है कि जब मैं सामने की तरफ चल रहा था, यानी मैं ऐसे जब चल रहा था, ऐसे जब मैं चल रहा था, तो सामने से एक अपोज करता है, विरोध करता है, उसे कहते हैं घर्षण बल। उसे कहते हैं घर्षण बल, जो सामने से लगता है। यानी एक तो मैं तो सामने चल रहा हूं, बिल्कुल सालू सेंगर जी, ओके बेटा। अब सामने से जो मेरे ऊपर लग रहा है उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल सामने से लग रहा है और मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो यानी इस टाइम पर दोनों कैसे हो जाएंगे? आपका एंगल 180 डिग्री अपोजिट हो गए ना, दोनों विपरीत हो गए। इसका मतलब बेटा वर्क डन जो घर्षण बल के द्वारा किया गया है वो कैसा हो जाएगा? आपका नेगेटिव वर्क हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव वर्क आपका हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आई ये एग्जाम्पल? जल्दी से बताओ बेटा, ठीक है। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गए ये सारे के सारे एग्जाम्पल? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। अब तुम बोलोगे सर पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल तो दे दो। मैं नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अपने हिसाब से लिख लो, जिधर जिधर आपने बल लगाया उधर ही कोई चलने लग जाए तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। सर आपका प्रैक्टिकल बेस्ट रहता है, धन्यवाद आरुषि जी। चलो समझ पाए बेटा, पॉजिटिव के मैं नहीं दे रहा भाई, पॉजिटिव के बहुत हैं बेटा। अपने मन की मर्जी हो जाए तो वो पॉजिटिव वर्क है। मारकर को ऊपर फेंक दूं तो ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव वर्क है। मैं अपने ऊपर जब रनिंग कर रहा हूं, चल रहा हूं, तो मेरे द्वारा कैसा काम किया गया? पॉजिटिव। यानी मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैनी एग्जाम्पल्स का मतलब क्या है? बहुत उदाहरण हैं, यानी अपने मन की मर्जी हो जाए, बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण आप लोग मुझे कल लिख के दिखाना, बहुत सारे इसके उदाहरण अपने मन की हो जाए, यानी जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन हो जाए बेटा, ठीक है। अगर काओ, क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं पाया मैं। मोना जी सबको समझ में आया? उज्जवल सोनी सभी को? चलो तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क के 3 टाइप जो हैं वो हमने पढ़े। कल की क्लास जो हमारी होगी, कल की क्लास हमारी जो होगी तो याद रखना उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी पढ़ेंगे, प्लस पावर पढ़ेंगे, और और भी बहुत सारी कंसेप्ट हैं, थ्योरी है। यानी कल की क्लास में कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, और उससे अगली जो क्लास होगी, उससे अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उनके, ठीक है। याद रखेंगे बेटा। चलो तो आज के लिए इतना ही। मेरा मन तो नहीं करता, मुझे मन करता है कि लगातार 3-4 घंटे आपको पढ़ाता रहूं, लेकिन एक दिन ना हमारी क्लास जरूर होगी। हम यूट्यूब पर मैराथन में लूंगा आपके लिए, तो जरूर देखना आप लोग। कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा मैराथन में, यानी एक ही दिन में पूरी साइंस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रूपम मिश्रा जी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल। कितने बजे? फिक्स टाइमिंग है हमारा बेटा। टाइम कितना होता है? जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं तो आपको किसी भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कभी भी। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एप्लीकेशन का क्लास होता है बेटा। एप्लीकेशन पर मैं लिख देता हूँ। और टाइम अगर मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब का बच्चे पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे ये भी क्लास आपको नेसेसरी है, देखना ही है। ये क्लास आपको कहाँ पर होता है? यूट्यूब पर आपकी ये क्लास होती है। बस इतना मेरे लिए ये दोनों क्लासेस देख लेना। साइंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सालू जी, 2 जगह पढ़ते हो आप तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, टाइमिंग 10 और 11 बजे।